हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं वर्क के बारे में। तो वर्क क्या होता है? व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एक्चुअली मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन द वर्क इज सेड टू बी डन बाय द फोर्स। तो ये तो समझ में आ गया होगा। जब किसी ऑब्जेक्ट पर हम क्या करते हैं, फोर्स एक्ट करते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट किसके डायरेक्शन में, फोर्स के डायरेक्शन में मूव करती है, तो उसे क्या बोलते हैं? देन द वर्क इज सेड टू बी डन बाय द फोर्स। तब हम बोलेंगे कि वर्क किसके उससे किया गया है, फोर्स के उससे किया गया है। ठीक है। और वर्क डन by the force is equal to the product of force and displacement of the object in the direction of the force। या तो हम क्या बोलेंगे, वर्क डन क्या होगा? अब या इससे पहले हमने वर्क इज सेड टू बी डन बाय फोर्स, फोर्स के द्वारा क्या करा गया, वर्क के बारे में। इसी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी वर्क के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मतलब क्या हो गया, किसी ऑब्जेक्ट, ये हो गया कि उसके डायरेक्शन में फोर्स, किसके, ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में, फोर्स के डायरेक्शन में क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो देन क्या होगा, वर्क डन होगा। वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन। अब हम वर्क डन को क्या मान लेते हैं, डब्लू। ठीक है। जैसे यहाँ पर हो गया वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ डॉट एस, या फिर एफ एस कॉस थीटा हो गया। ठीक है। वर्क डन by the force is equal to the product of the force and displacement of the object in the direction of the force। ये तो समझ में आ गया होगा। If under a constant force F the object displaced through a distance s, then work done by the force। अगर क्या बोला, अगर फोर्स F है बोला, कांस्टेंट, अगर फोर्स F क्या है, कांस्टेंट है, द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस s। अगर कांस्टेंट फोर्स F है, मतलब ये क्या है, F है, ये क्या है, फिक्स है। ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस, एक कोई ऑब्जेक्ट कितना है, एस डिस्टेंस क्या कर गया, वो डिस्प्लेस्ड कर दिया। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, उसके बाद एस डिस्टेंस क्या है, इस पर हमने एफ फोर्स, कांस्टेंट फोर्स मतलब फिक्स फोर्स लगाया इस पर। तो यहाँ पर वो क्या गई, इतना क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। इफ अंडर अ कांस्टेंट फोर्स एफ ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस एस, देन द वर्क डन बाय द फोर्स। देन वर्क डन क्या होगा, ये वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ इंटू एस, या एफ एस कॉस थीटा। ये इनके बीच में बनने वाला क्या एंगल होगा, एफ और एस के बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बनने वाला एंगल क्या हो गया, कॉस थीटा। ठीक है। अब पढ़ते हैं, वेयर ए इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन एफ एंड एस, सॉरी थीटा होना चाहिए। वेयर थीटा इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन एफ एंड एस, एफ और एस के बीच में क्या है, थीटा स्मॉलर एंगल है। ठीक है। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स एसआई यूनिट इज जूल एंड सीजीएस यूनिट इज अर्ग। तो वर्क क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। एसआई यूनिट क्या होता है इसका, जूल, और सीजीएस यूनिट क्या होता है, अर्ग होता है। 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा जितना हमने अब तक समझा, इस चीज़ को मैं एक बार पूरा समरी करके समझा देती हूँ। ठीक है। देखिए, शुरू से दोबारा समझा देती हूँ एक बार। व्हेन अ फोर्स when a force act on an object and the object actually moves in the direction of force। किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स और ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ऑब्जेक्ट हमने डायरेक्ट फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगाया और गया भी इसी डायरेक्शन में। ठीक है। फोर्स, देन द वर्क इज सेड टू बी डन बाय फोर्स। तब हम बोलेंगे वर्क किसके द्वारा किया गया है, फोर्स के द्वारा किया गया है। वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा, फोर्स की डायरेक्शन में। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर हम क्या करेंगे,
फोर्स लगाएंगे तो इतना डिस्प्लेस हो गया, इस फोर्स एफ लगाया तो देन वर्क डन ये हो गया, इन दोनों का प्रोडक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ, और डायरेक्शन भी लिख दिया ये हमने कॉस थीटा, ये क्या इनके बीच का एंगल हो गया, वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ, ये समझ में आ गया ना इतना। अब 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होता है। वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी कहने का मतलब ये हो गया कि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, वर्क की नहीं होती है, ठीक है, कि किस डायरेक्शन में वर्क हुआ। इट्स यूनिट इन द जूल ऑफ सीजीएस यूनिट इज अर्ग। इट्स डायमेंशन, डायमेंशन क्या होता है इसका, इसको हमने लर्न करना पड़ता है और निकालने की मेथड भी है जो चैप्टर नंबर 1 में है। तो इट्स डायमेंशन क्या होगा, ML2T-2, ठीक है। वर्क डन बाय द फोर्स इज 0 इफ बॉडी इज नॉट डिस्प्लेस्ड एक्चुअली दैट इज एस इक्वल टू 0। अगर वर्क डन 0 कब होगा, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, एफ एस होता है ना, एफ इंटू एस, इनके बीच का एंगल थीटा है तो क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। इफ अगर ये 0 है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो वर्क डन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इतना तो हो गया, समझ में आ गया। देन work done by a force is positive if angle between F and S is acute angle। इनके बीच का एंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 से कम का, ठीक है। जैसे 60 हो गया, जो भी 90 से कम, या फिर 60, 30, ये सारे एंगल क्या होगी। वर्क डन बाय अ फोर्स इज नेगेटिव इफ एंगल बिटवीन एफ एंड एस इज ऑब्ट्यूज एंगल। वर्क डन बाय अ फोर्स इज नेगेटिव इफ नेगेटिव बिटवीन एफ एंड एस इज ऑब्ट्यूज एंगल। क्या होगा, वर्क डन बाय अ फोर्स इज नेगेटिव इफ, वर्क डन बाय अ फोर्स इज पॉजिटिव इफ एंगल बिटवीन एफ एंड एस इज एक्यूट एंगल हो गया। 90 से कम होगा तो क्या होगा, वर्क डन, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। इसमें एंगल कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे तो कॉस की वैल्यू जो आएगी उसी से ही हम इसको, इस वैल्यू को हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। वर्क डन बाय अ फोर्स इज नेगेटिव इफ द एंगल बिटवीन एफ एंड एस इज ऑब्ट्यूज एंगल। ये भी हम कॉस थीटा, जैसे वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अगर कॉस 30 है तो एफ और एस की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू निकाल दी हमने, मल्टीप्लाई कर दिया, और कॉस 30 ये है 30, तो कॉस कॉस 0 1 होता है, तो अगर 0 रखेंगे तो थीटा इक्वल टू 0 होगा तो 1 वैल्यू आ जाएगी। ऐसे वैल्यू रख के ही हम ये चीज़ें हमें निकलेंगी, तो हमें इसका एक स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है। वर्क डन बाय अ फोर्स इज पॉजिटिव, ये करके। वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड नॉट ऑन द एक्चुअल पाथ फॉलोड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये क्या करता है वर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली स्टेटमेंट। वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन नॉट ऑन द एक्चुअल पाथ फॉलोड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो वर्क डन फाइनल पोजीशन, इन दोनों के डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस होगा, पहले यहाँ पर है, ठीक है, फाइनल से वो लास्ट में यहाँ पहुँच गया, ना कि इसके पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ फाइनल और इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स डिपेंड्स only on initial and final position not on the actual path of followed by the initial position। अगर फोर्स कांस्टेंट होगा 10 तब की बात करें, अगर हम फोर्स क्या है, कांस्टेंट है एफ, तो वर्क डन क्या होगा, इनिशियल और फाइनल पाथ पर डिपेंड करेगा, ना कि इसके पाथ पर डिपेंड करेगा। फाइनल और इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा, ना कि पाथ। यहाँ से ऑब्जेक्ट मान लिया, यहाँ से गई, इधर गई, ठीक है, ये इसका पाथ हो गया, इस पर डिपेंड नहीं करेगा, फाइनल और फर्स्ट पोजीशन पर। बीच में कितना हुआ वर्क डन, उस पर डिपेंड नहीं करेगा, फाइनल कितना था और फर्स्ट कितना था, इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। देन अब पढ़ते हैं वर्क इन डिफरेंट कंडीशंस।
सॉरी, 1 मिनट, क्या हो गया ये? वर्क डन इन डिफरेंट कंडीशन, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स इज गिवन बाय W इक्वल टू इंटीग्रेशन F डॉट डी एस। हो गया, वेरिएबल के लिए ये हो जाएगा वर्क डन इक्वल टू एरिया और ABCD। अगर हम ABCD के फॉर्म, अगर एरिया के फॉर्म में हो तो एरिया निकाल के कर लेंगे, ठीक है, ये हो गया। और work done in a displacing any body under the action of the number of forces is equal to the work done by the resultant force। क्या बोल रहे हैं? वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग एनी बॉडी अंडर एक्शन ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द रिजल्टेंट फोर्स। अगर हम एक मतलब बहुत सारे फोर्सेस, वर्क डन अगर हम बहुत सारे फोर्सेस पे निकालते हैं, या फिर एक फोर्सेस, नंबर ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द रिजल्टेंट फोर्स, या तो वर्क डन हम यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा है, इन सब का वर्क डन निकालें, फोर्स डिफरेंट है, या फिर रिजल्टेंट एक लास्ट कितना पहुँचा है, सीधे जो रिजल्ट आ जाएगा उसका निकालें तो इक्वल होगा, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे वर्क डन, कोई ऑब्जेक्ट गया तुम्हारा, मान लिया जाए, 1 मिनट, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, हमने फोर्स लगाया, एक फोर्स यहाँ पर लगाया, ठीक है, फिर यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर गया, ठीक है, इन सब का रिजल्टेंट निकालेंगे, ये इसकी वैल्यू और इनकी अलग अलग वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी, ठीक है, कितना वर्क डन हुआ, इस चीज़ की बात कर रहे हैं। देन इन इक्विलिब्रियम द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, देयरफॉर रिजल्टेंट वर्क डन इज जीरो। देन क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टैटिक और डायनेमिक्स दोनों के लिए, इक्विलिब्रियम की पोजीशन में क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, देयर रिजल्टेंट वर्क डन इज जीरो। रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तो रिजल्टेंट वर्क डन भी जीरो हो गया ना, वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इंटू एस। तो जितना भी फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स मतलब जितना भी फोर्स लगाया उन सब की वैल्यू एक ही बार निकालना, वो रिजल्टेंट फोर्स हो गया। तो अगर वो रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तो वर्क डन भी क्या होगा, जीरो होगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ही, ठीक है, मतलब दोनों तरफ इक्वल इक्वल फोर्स होगा ना। देन और ये क्या कर देगा, इधर साइड को इतना फोर्स, इधर को इतना, इक्विलिब्रियम हो गया, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। देन क्या आ गया, वर्क डन भी जीरो हो गया, ठीक है। इफ़ वर्क डन बाय अ फोर्स ड्यूरिंग अ रफ ट्रिप ऑफ अ सिस्टम इज जीरो, देन द फोर्स इज, if work done by a force during on a rough trip of a system is zero, then the force is conservative, otherwise it is non-conservative force। if work done by a force during a rough trip system is zero, अगर किसी रफ सिस्टम में क्या होगा, वर्क डन जीरो होगा, जीरो, देन द फोर्स इज कंजर्वेटिव, तो फोर्स क्या होगा, कंजर्वेटिव, अदरवाइज इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, ठीक है। जैसे क्या हो जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स आर आ कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये फोर्स क्या होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ये सारे क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ऑल द सेंट्रल फोर्सेज आर कंजर्वेटिव फोर्सेज। फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गए। जो पाथ पर डिपेंड नहीं करेंगे वो क्या हो जाएंगे, जो पाथ पर डिपेंड नहीं करेंगे वो कंजर्वेटिव हो जाएंगे, कंजर्वेटिव हो गए, और जो पाथ पर डिपेंड करेंगे वो क्या हो जाएंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गए, ठीक है। Work done by the force or gravity on a particle mass m is given by W equal to mgh, where g is acceleration due to the gravity and h is height through a particle displacement. Work done in a compressing of stretching a spring is given by W equal to half k x square। ये हो गया, ठीक है। वर्क डन बाय,
वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ पर्टिकुलर मास m इज गिवन बाय w इक्वल टू एम जी एच हो गया फोर्स। क्या होता है w इक्वल टू वेर g is acceleration ड्यू टू ग्रेविटी, h इज हाइट थ्रू अ पर्टिकुलर डिस्टेंस हो गया। w इक्वल टू क्या होता है एफ एस होता है ना। देन क्या हो गया एफ इक्वल टू एम ही होता है। एस क्या हो गया इसके बदले एच हो गया, हाइट है ना इतनी डिस्टेंस। एफ इक्वल टू एम ए के बदले एम ए के बदले जी हो गया और ये क्या हो गया एम हो गया, तो उससे आया ये फॉर्मूला। ठीक है, वेर जी इज एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, एच इज हाइट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इन अ कंप्रेसिंग और स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग इज गिवन, डब्ल्यू इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वेर के इज स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, एक्स एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन। ये तो सीधी सीधी स्टेटमेंट्स है। वेर के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। के क्या है, के इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट। यहाँ पर क्या है के स्प्रिंग कांस्टेंट है, एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन है। व्हेन ऑन एंड ऑफ अ स्प्रिंग इज अटैच्ड टू अ फिक्स वर्टिकल सपोर्ट एंड ब्लॉक अटैच्ड टू द फ्री एंड मूव्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल। When one end of a spring is attached to a fixed vertical support and a block attached to the free and moves horizontal, x equal to x1, x equal to x2, अगर ब्लॉक्स लगे होंगे तो तब ये वाला फॉर्मूला आएगा। वर्क डन बाय अ कपल फॉर अ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज गिवन बाय डब्ल्यू इक्वल टू आई थीटा, वेर आई इज अ टॉर्क एंड कपल। वो क्या, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पावर, the time rate of a work done by a body is called its power। ठीक है, पावर इक्वल टू रेट ऑफ अ डूइंग वर्क इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ये हो गया पावर, हो गया वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, मतलब कोई वर्क कितना टाइम, अगर मतलब कुछ टाइम में कितना वर्क किया गया। ठीक है, ये हो गया पावर। पी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी होता है रेट, पावर रेट ये हो गया। तो ये P इक्वल टू एफ वी हो गया, एफ वी कॉस थीटा हो गया। एफ वी और एफ के बीच में जो एंगल बनेगा वो थीटा होगा, तो एफ वी कॉस थीटा हो जाएगा। वेर थीटा इज द कहाँ, एक मिनट, वेर थीटा इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन एफ एंड वी हो गया। पावर इज स्केलर क्वांटिटी, इट्स एस आई यूनिट इज वॉट एंड इट्स डायमेंशन फार्मूला एम एल टू टी माइनस थ्री हो गया। Its other units are kilowatt and horsepower. 1 kilowatt equal to 1000 watt. 1 horsepower equal to 746 watt हो गया। Energy, energy of a body is capacity of doing work. It is a scalar quantity. Energy क्या होता है, पावर क्या होता है, वो तो समझ में आ गया ना। वर्क डन जो होता है कुछ एक टाइम पे उसको बोलते हैं पावर। तो ये एनर्जी क्या होता है, एनर्जी होता है तुम्हारा, एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इट्स कैपेसिटी डूइंग वर्क। जैसे कोई बॉडी की मतलब कैपेसिटी हो गई, वो कितना वर्क कर सकता है वो ना। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि एनर्जी की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, अभी किसी डायरेक्शन हर डायरेक्शन में होता है। इट्स एस आई यूनिट इज जूल एंड सी जी एस यूनिट इज अर्ग। इट्स डायमेंशन फार्मूला एम एल थ्री टी माइनस थ्री हो गया। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एनर्जी सच एज मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी एटसेट्रा। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, देखो, द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी at any point remains constant through the motion. It does not depends upon time. This is known a law of
कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ टू टाइप्स। देखो इसमें मैकेनिकल एनर्जी में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी है, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होता है ना, वैसे ही द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है जैसे, और एक वो हो गया, बहुत सारी क्या होती है एनर्जीज होती है, ठीक है, तो उसी में से एक मैकेनिकल एनर्जी भी है। द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, जैसे जहाँ पर कोई काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी मतलब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो देन क्या होगा उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। पोटेंशियल मतलब उसकी पोजीशन की वजह से जो भी एनर्जी उस पर है, मतलब कोई भी किसी भी पोजीशन में कुछ ना कुछ क्या है उसके पास एनर्जी है, इसीलिए वो उस पोजीशन को में बना हुआ है, ठीक है। एनर्जी देन उन दोनों का सम क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू द मोशन। और क्या हो जाता है किसी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या हो जाता है, किसी मोशन करते समय किसी पॉइंट पर क्या हो जाता है, वो एक कांस्टेंट हो जाता है। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टाइम, ये टाइम पर डिपेंड नहीं करता है। दिस इज़ नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसे क्या बोलते हैं, ये तो हो गया, ये हो गया कंजर्वेशन का लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हो गया। क्या करता है, कांस्टेंट होता है कब, the sum of kinetic energy and potential energy at any point remain constant through the motion। मोशन करते टाइम क्या होगा, किसी पॉइंट पर क्या होगा कांस्टेंट हो जाएगा, तो वही क्या हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हो गया। मैकेनिकल एनर्जी टू टाइप्स, क्या होती है मैकेनिकल एनर्जी भी टू टाइप्स होती है। एक तो काइनेटिक एनर्जी हो गया, द एनर्जी possessed बाय एनी ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो मोशन कर रही है तो मोशन करने की वजह से उसमें कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इसका फॉर्मूला होगा के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो एम वी क्या होता है, एम वी इक्वल टू मोमेंटम होता है, पी इक्वल टू एम वी होता है ना मोमेंटम। तो वैसे ही क्या हो गया, देखो पी इक्वल टू एम वी मोमेंटम, वैसे हाफ एम, और कहाँ चले गया, एक मिनट, सॉरी, तो आ गया, ठीक है। तो वैसे क्या हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो एम वी क्या हो गया, पी हो गया। देन के काइनेटिक एनर्जी मतलब उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी पी वी, पी स्क्वायर अपॉन टू एम हो जाएगा, ठीक है। इसी से आएगा पी इक्वल टू एम वी रख देंगे ना, एम के बदले वी, ऊपर और नीचे टू से एम से मल्टीप्लाई कर दिया इसीलिए पी स्क्वायर हो गया। अगर हम एम से मल्टीप्लाई कर देंगे गलत तो नहीं होगा ना, जैसे हमने मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दिया नीचे भी कर दिया, टू एम हो जाएगा इंटू एम इंटू वी। तो एम वी टू हो गया, तो एम वी इक्वल टू पी होता है ना, तो पी स्क्वायर अपॉन टू एम हो जाएगा। पता नहीं ये ऐसे क्यों हो जा रहा है आज, देन ठीक है। और हो गया वेर एम इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, यू इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, एंगे पी इक्वल टू एम वी मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी possessed बाय sorry the energy possessed by any object by virtue of its position of configuration is called a potential energy। तो मतलब अपनी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो भी उसमें है या फिर वो जो भी पजेस कर रही है एनर्जी अपनी पोजीशन की वजह से उसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। देयर आर थ्री इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, भी थ्री इम्पोर्टेंट टाइप होते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया। If a body of mass m raised through a height h against gravity then its gravitational potential energy mgh हो गया, ठीक है। ये समझ में आया।
ये वाला। तो क्या होता है कि ग्रेविटेशनल एनर्जी क्या होती है, कोई ऑब्जेक्ट है ग्रेविटी के अगेंस्ट है तो इस पर एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh हो जाएगी उस पर, ठीक है। देन नेक्स्ट इलास्टिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इफ अ स्प्रिंग of a spring constant K is stretched through a distance x, then the elastic potential energy of the spring equal to half into k x square हो जाएगा। The variation of potential energy with a distance is shown in a figure. Potential energy is defined only for conservative forces. It does not exist for non-conservative forces. क्या बोल रहे हैं, देखो शुरू से पढ़ते हैं एक बार। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इफ अ स्प्रिंग constant k stretched through a distance x, then elastic potential energy of the spring half k x square। अगर किसी भी स्प्रिंग को हम कितना डिस्टेंस ले जा रहे हैं, x डिस्टेंस ले जा रहे हैं, तो तब उस पर एक इलास्टिसिटी वाली एनर्जी होगी, उसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। मतलब उसको वापस खींचने की कोशिश करेगी वो ऑब्जेक्ट। देन उस पर फोर्स क्या हो जाएगा, हाफ की एक्स स्क्वायर हो गया। और वैसे ही द एक्स क्या हो गया, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो गया, कितना उसने खींचा है वापस, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर है, इसको ले गई इधर एक्स डिस्टेंस, तो ये अपनी पोजीशन में आने की इलास्टिसिटी अपनी पोजीशन में आएगी ना। किसी को हम इलास्टिक चीज़ को यहाँ पर खींचेंगे तो वो अपनी पोजीशन में आएगी। ये डिस्टेंस एक्स हो गया, तब उस पर पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो हाफ के एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है। द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद डिस्टेंस इज शोन फिगर में दिखा है। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेज, इट डज नॉट एग्जिस्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेज के लिए ही एग्जिस्ट करती है। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती है। मतलब इसकी कंपेयर में कितना है करके बोलेंगे, अगर हम कंपेरिजन लाएंगे बीच में, ठीक है, किसी चीज़ से, तो तब क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। कंपेयर करने के लिए कोई चीज़ लाएंगे, वो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। देन अब पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट्स चार्ज Q1 एंड Q2 हो जाएगा, ठीक है। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस इन अ वैक्यूम, इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी हो गया, ये कितना होता है, हाफ 1/4 एप्सिलॉन। देखो ये तो ये हो गया, U इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर कोई दो चार्जेस हैं, उनके बीच में जो फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चार्जेस के बीच में लगेगा। अगर चार्ज Q1 है, एक Q2 है दूसरा चार्ज, ठीक है। इनके बीच में जो फोर्स लगेगा इसको हम U मान लेते हैं, ठीक है। तो 1/4 एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, इनके बीच की डिस्टेंस आ रहा है, चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है Q1 Q2 अपॉन R। इतना क्या लगेगा इस पर, इतना फोर्स होता है, इसकी वैल्यू इसको याद कर लेना है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय अ फोर्स इज डिस्प्लेसिंग अ बॉडी इज इक्वल टू चेंजेस इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। W इक्वल टू क्या हो गया, V1 V2 FDS, हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर इक्वल टू K1 माइनस K2 डेल्टा K। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम है ये तो। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बस इतना ही पढ़ते हैं आज। ओके गाइस, देन ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।